नमस्कार। मैं एडवोकेट नीतू वर्मा द लीगल राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से आज आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। इस टॉपिक का नाम है कंज्यूमर राइट्स एंड कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। उसके लिए मैंने आज अपने चैनल पे बहुत सम्मानित हस्तियों को शामिल किया है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी डॉक्टर पीएन तिवारी जी। डॉक्टर पीएन तिवारी जी हैं फॉर्मर मेंबर ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम ईस्ट दिल्ली से। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं सीनियर एडवोकेट डी के गुप्ता, जो कि नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के मेंबर हैं और दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के एडवोकेट हैं। हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं नवीन शर्मा जी। नवीन शर्मा जी कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं। हमारी चौथी पैनलिस्ट हैं ज्योति खोसला जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और द लीगल राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की वुमेन सेल की वाइस प्रेसिडेंट है। तो आइए इन सभी लोगों का मैं स्वागत करना चाहूंगी अपने चैनल पे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर पीएन तिवारी जी से पूछना चाहूंगी कि सर आप मुझे सरल शब्दों में बताइए कि हमारा जो ओल्ड एक्ट है और हमारा जो नया एक्ट है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ताकि हमारे ऑडियंस को पता लग सके कि जो हेलो। हाँ जी सर, सुन रही हूँ मैं। हाँ, जो मेजर चेंज आया है वो इसमें ये है, एक तो पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन बढ़ गया। मतलब हमारी जो पहली लिमिट थी वो 20 लाख की थी। अब कंज्यूमर जो फोरम हम उन्हें कहते थे, अब वो कंज्यूमर कमीशन बन गए और लिमिट उनकी 1 करोड़ हो गई। लेकिन अभी तक सभी को ये क्लियर नहीं है कि 1 करोड़ का मतलब क्या हमारा ये टोटल क्लेम अमाउंट हम है वो मांग रहे हैं या इसकी वैल्यू क्या है। तो इसमें ये है, मेन जो चीज ये है कि हम कितना पेमेंट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक पॉलिसी परचेज करी, चाहे मेडिक्लेम है चाहे इंश्योरेंस है, कोई भी है, उसमें प्रीमियम कितना गया। अगर 1 करोड़ की पॉलिसी है और मैंने 10 लाख रुपए का प्रीमियम दिया एग्जाम्पल, तो मेरी वैल्यू कितनी हो गई, 10 लाख रुपए। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, 1 करोड़ की सम एश्योर्ड लिमिट है तो हम 1 करोड़ मांग रहे हैं। सिमिलरली अगर हम मेडिकल लाइन में जाते हैं तो हमारे एक्चुअल बिल्स कितने हैं, उसमें आपका कंपनसेशन, उसमें आपके डैमेजेस, ये सब इंक्लूडेड नहीं है। वो सब डिपेंड करेंगे हमारे प्रोसीडिंग के बाद जजमेंट में। अच्छा। तीसरा उसमें यह आया है कि पहले ऑनलाइन जो पोर्टल्स थे जो सामान बेचते थे, मैंने फोन बुक कराया, बाद में पता लगा कि पेमेंट में पहले दे चुका हूं और वहां पे लकड़ी या साबुन का पीस आया, तो उसकी लायबिलिटी कुछ नहीं थी। कंज्यूमर ये केसेस डालते थे कि साहब मैंने तो 5G का फोन बुक किया और फलाने कंपनी का किया तो मेरे को तो ये मिला, या इसका कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर नहीं है। तो जब सेलर से बात करते थे ऑनलाइन पोर्टल को, कहते थे हमें तो नहीं पता, जो मैन्युफैक्चरर है वो उसके है, मैन्युफैक्चरर उसके अंदर आते नहीं थे। सेलर के पास कंज्यूमर जाता था, वो कैसा, हमें तो पता नहीं, हमारे पास तो जैसा माल आया हमने आगे बेच दिया, हमारी कोई वारंटी नहीं है। लेकिन इस नए कानून में इन तीनों को दिया गया है। एक सेलर आ गया, एक सर्विस प्रोवाइडर आ गया और जो मैन्युफैक्चरर है वो आ गया। तो ये तीनों एक साथ आ गए अंडर ई पोर्टल के नाम। जो कंज्यूमर के जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वो कंज्यूमर के अंदर आ गए। और इसी तरह से छोटी छोटी और भी चीजें। दूसरा सबसे ज्यादा ये हुआ कि हमारे पुराने एक्ट में मीडिएशन की प्रोसेस नहीं थी, कंपलसरी नहीं थी। अब ये है कि हमारे पास केस आएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, हम मीडिएशन में भेज देंगे। अगर वहां आपस में फैसला हो गया तो ठीक है, नहीं होता है तो आप हमारे पास आ जाए, लेकिन उसकी लिमिट है। ओके सर, थैंक यू। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो अवेयरनेस की भी जरूरत है। और सर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, दैट इज द मेन कंसर्न, मेन थिंग। और दूसरा ये है कि ये सबसे ज्यादा खुशी की बात जैसे देखी गई है ना,
कि आप कहीं से भी डाल दो केस, या तो कंज्यूमर उस जगह रहता हो जहां कंज्यूमर फोरम है, या आपका कोई कहीं का भी हो, मतलब कहीं आपने सामान लिया, फॉर एग्जांपल आपने कोई डिवाइस परचेज करी बैंगलोर से और आप रह रहे हैं दिल्ली में, और आपने सर्विस अवेल करी कलकत्ता में। तो पहले ये था, आपने जहां उसका मैन्युफैक्चरर है या जहां परचेज किया है आप वहां डालते थे। अब इसमें उल्टा हो गया है, अब जहां कंज्यूमर रह रहा है, तो हालांकि ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बीइंग एक्स मेंबर नाउ और ड्यूरिंग माय टेन्योर आल्सो, ये सबसे ज्यादा दुखी करने वाला क्लॉज आया है। क्यों? ठीक है, ये कंज्यूमर के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे साहब मुझे दौड़ना नहीं पड़ेगा, मैंने तो केस फाइल कर दिया है। ओके। प्रॉब्लम यहाँ आएगी जब हमारा नोटिस एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। यस। जब हमारे ऑर्डर हो जाएंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे, एक्स पार्टी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस कंडीशन में ये मेटेरियलाइज ऑर्डर जो है नहीं हो पाएगी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है। लेकिन इसमें अभी ये दिखाई पड़ रहा है कि आपने जैसे भी केस डाल दिया, एडमिट हो गया, नोटिस हो गया। ओके सर। तो ये कई चीजें हैं जो प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव भी है। प्लस पॉइंट भी। सर दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, दूसरा कि अगर कोई मेडिकल एग्रीव्ड पर्सन है, ठीक है, तो क्या वो उपभोक्ता की श्रेणी में आता है? और अगर वो उपभोक्ता की श्रेणी में आता है तो कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जहां पर वो कंप्लेंट कर सकता है, या व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल द केस? वेरी इन अ वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ। सबसे पहला तो ये है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बहुत पहले एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी मार्कंडे काटजू की, वो मेरे हिसाब से एक क्रिस्टल क्लियर गोल्डन जजमेंट थी। उसमें ये था, जब भी केस फाइल करना है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल नेग्लिजेंस की, तो आपको एक प्राइमा फेसी ओपिनियन लेना पड़ता था। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब यहाँ पे ये है कि वो मेडिकल बॉडी होनी चाहिए, और मेडिकल बॉडी जो हर स्टेट के अंदर काउंसिल्स होती है, मेडिकल काउंसिल्स होती है, तो लेमैन वहां जाकर के अपने डॉक्यूमेंट जो भी अस्पताल से मिले, अगर डैमेज उसको लगता है कि डैमेज हुआ है मेरे पैसे इतने खर्च होने के बाद, तो क्या ये नेग्लिजेंसी है कि नहीं, क्योंकि लेमैन है वो, उसे कुछ नहीं पता। हमारी जो लीगल फेटर्निटी है, उनको हमारी डिटेल मेडिकल की कुछ नहीं पता, सब हिट एंड ट्रायल होता है। तो इस कंडीशन में आपको एक मेडिकल ओपिनियन लेनी जरूरी है। ओके। लेकिन वो बाद में, ये 2009 की जजमेंट थी, 2010 एंड में फिर नई जजमेंट आ गई सुप्रीम कोर्ट की, निकल सुपर स्पेशलिटी की, मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन जरूरी नहीं है। अब उसमें ये हुआ कि अगर ऑल सिटिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आर कॉम्पिटेंट इनफ टू डिसाइड मेडिकल नेग्लिजेंस, राइट, अब उस कंडीशन में प्रॉब्लम आ गई। अच्छा। तो इसीलिए, लेकिन अब इसमें यह है कि हम सबको छोड़ दें, केस अगर आपको फाइल करना है, अगर आपको लगता है कि वाकई में डैमेज हुआ है, ठीक है, तो आप एक ओपिनियन ले लें अपनी तरफ से हमारे पास फाइल होने से पहले, ताकि आपको श्योर हो जाए कि मेरा केस इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के रेफरेंस में स्ट्रॉन्ग बनता है। मेयरली कि मैंने केस फाइल कर दिया साहब, नोटिस इश्यू हो गया और एडमिट हो गया और मुझे कंपनसेशन लाखों मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है। और अब दूसरा आपका क्वेश्चन आता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या है। डॉक्यूमेंट्स में ये है मैडम कि कंज्यूमर में आपको ये पहले प्रूव करना है कि आप कंज्यूमर है कि नहीं है। तो उसके लिए डे 1 से जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है, जिसके लिए आपने पेमेंट की है, एक रसीद होनी जरूरी है। सारे डॉक्यूमेंट एक के बाद एक आपके पास होने चाहिए, ओपीडी से लेकर के और आपके डिस्चार्ज तक। ये सारे डॉक्यूमेंट, प्लीज, ये है इसके। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू अस। मैं सबसे पहले आप दूसरे नवीन शर्मा जी को बुलाना चाहूंगी। नवीन शर्मा जी कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और फाउंडर भी हैं, और ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को काफी सालों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं।
नवीन सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत सब धन्यवाद लोगों को उनका नमस्कार। कि जी आप लोगों ने इतने महत्वपूर्ण विषय पे ये प्रोग्राम रखा, हाँ जो जी कि मैं सर। सही मायने में कहूँ तो इस पैंडेमिक के टाइम पे सबसे अगर कोई ज्वलंत मुद्दा है उपभोक्ता पूरे ही है देश सर। में या पूरी दुनिया में तो कंज्यूमर है। आए दिन बीइंग ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हजारों केस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे कंज्यूमर के साथ चीटिंग हो रही है। अभी तिवारी साहब ने जो बताया बहुत अच्छी बात है कि 1986 का जो पुराना एक्ट था उसकी जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया एक्ट लाया 2019 का, और उसमें कई समय की जरूरत के हिसाब से उन्होंने बहुत से सुधार किए। लेकिन एक इसका दृश्य और भी देखा जा सकता है कि पूरे भारत को हम एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं। अभी देश में बहुत सी ऐसी आबादी है जो साधारण उपभोक्ता है, उनके पास ऑनलाइन कैसे कार्रवाई होती है, कैसे केस फाइल करना है, उनके पास बेसिक जानकारी होती नहीं है। तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी इससे अछूता है। और बुनियादी तौर पे देखें तो जो 1986 का जो कानून था और 2019 का जो कानून था उसको सिविल से अलग क्यों किया गया था? क्योंकि सिविल जो प्रोसीजर होता था पहले कंज्यूमर्स के लिए, सिविल कोर्ट की जनरल एक प्राथमिक मानसिकता है और वो सत्य भी है कि जो सिविल कोर्ट का बिहेवियर होता है वो काफी लेंदी होता है, काफी लंबे समय तक चलता है। तो ऐसे में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए और सरकार ने सोचा और 24 दिसंबर 1986 को एक बहुत इजी वे पे एक कानून लाया जिसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं थी कि उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय मिले। लेकिन बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है कि जब हम लोग भी, हमारे भी बहुत से केसेस कंज्यूमर कमीशन जिसको आप बोलने लगे हैं, कंज्यूमर फोरम वगैरह में लगे हैं, कि कहीं ना कहीं अब कंज्यूमर कमीशन या फोरम भी अब सिविल कोर्ट की तरह व्यवहार करने लगी है। 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल से मुकदमे वहां पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ कानून बना देने से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा नहीं होगी। कानून तो बहुत से इस देश में बने हुए हैं, उनका सरलीकरण कैसा हो, उनकी जो नवीन जी सही तरह पे इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं है। yes. आज मैंने इसीलिए अपोटे सर को बुलाया है यहाँ पर कि बहुत सारे कंज्यूमर्स की यही प्रॉब्लम आती है कि उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जवाब नहीं देती है। तो हम अपने एनजीओ के माध्यम से, हमें मालूम है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी बनी हुई है, वकील भी अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं, सारे लोग अपना अच्छा कार्य, लेकिन एनजीओ के माध्यम से हम उनकी आवाज को कैसे पहुंचा सकते हैं? आप भी अच्छा कार्य कर रहे हैं कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और तीसरा मैं सवाल पीएन तिवारी जी आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि ये मेडिकल पॉलिसीज में बड़े इशू आ रहे हैं, जो हमारे हॉस्पिटल वाले हैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उन्होंने कैश कर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपनी आवाज। सर हाँ। हाँ जी सर। हम कोई भी चीज अपनी परचेज कर रहे हैं, चाहे छोटा ऑब्जेक्ट है या अपने शरीर के लिए लाइफ की पॉलिसी है, मेडिकल पॉलिसी है, यस सर, सबसे जरूरी है उसमें उसके टर्म्स एंड कंडीशन एक नहीं 10 बार पढ़ो आप। ठीक है, पहली चीज तो ये है। लोग ये सोचते हैं अरे मैंने तो पॉलिसी ले ली, 2 साल हो गए, क्लेम मैंने फाइल कर दिया, मुझे क्लेम मिलना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली ये जनरल, ये एक अमूनन धारणा सबकी यही होती है कि मैं तो क्लेम दे दिया। लेकिन हर पॉलिसी में टर्म्स कंडीशन डिफाइंड है जो आईआरडीए की तरफ से होते हैं, और ये जो टर्म्स कंडीशन है इन्हें हाईएस्ट कोर्ट के ऑर्डर भी बदल नहीं सकते हैं। हम लोग तो बहुत छोटे लेवल पे आते हैं। ठीक है। और दूसरा, अगर आपकी पॉलिसी 1 लाख की है और आप 3.5 लाख खर्च करके आए, बोलो साहब मैंने तो इतना खर्च किया था, मेरे को तो 1 लाख ही दिया है, और केस फाइल कर देते हैं। तो इसमें फिर जितना आपका सम इंश्योर्ड है आपको उतना ही पैसा मिलेगा, बाद में नहीं मिलता है। लेकिन वो भी अगर आपका केस प्रूव हो गया तो, और जो भी केस है मेडिक्लेम में वो सिर्फ टर्म्स कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन ये चीजें कोई नहीं पढ़ता है और इसीलिए ये केसेस लिंगर रहते हैं। रह गई बात हॉस्पिटल्स की, हेलो हेलो, यस सर, अब हमारे सामने, यस हाँ, शॉर्ट में हॉस्पिटल्स में जब पॉलिसी देते हैं तो एक पहला लाइन होता है कि दिस हॉस्पिटल विल प्रोवाइड कैशलेस फैसिलिटी, राइट। लेकिन वो सबके लिए है और सबके हर पॉलिसी में होता है, लेकिन 99% पॉलिसी लेते समय क्लेमेंट जो है
जो इंश्योर्ड होने वाला है एजेंट के माध्यम से अपनी पीछे की सारी बीमारियां छुपा देते हैं और सिर्फ लिखते हैं नो नो नो, मतलब कोई मुझे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, कई लोगों को, बहुत लोगों को पॉलिसी लेने के बावजूद भी ये चीज पता नहीं होती। जब उसको रिम्बर्समेंट की बात आती है, जब उनके यूज की बात आती है, तब कहते हैं कि हमको क्या पता, गलत पॉलिसी ले ली है। यस, वहां पे जो डिसाइड होता है वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, वो होता है डिस्चार्ज समरी हॉस्पिटल की, और उसमें डॉक्टर कभी गलत नहीं लिखते हैं। अब उसमें एक लाइन लिखी होती है कि एलिज हिस्ट्री ऑफ आईएसडी, मतलब मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम 15 साल से है, पॉलिसी आपने 5 साल से ली है, कल आपका हार्ट अटैक हो गया या आपका 2 साल पॉलिसी लेने के बाद हो गया। तो यहाँ पे जब स्क्रूटनी होती है उन डॉक्यूमेंट्स की, तो वहां क्लियर हो जाता है कि आपने ये मटेरियल फैक्ट क्यों हिडन किया, क्यों छुपा के रखा, आपने बताना चाहिए था। अगर हम पॉलिसी देते तो शायद आपसे कुछ प्रीमियम ज्यादा लेते, या हम आपको उस प्रॉब्लम के लिए नहीं देते। तो ये सारे क्लेम प्रोसेस की स्क्रूटनी होती है, लेकिन उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ एक कंज्यूमर है। लेकिन हर कंज्यूमर पढ़ा लिखा नहीं है। यस सर, हर कंज्यूमर पढ़ा लिखा नहीं है। जितने पढ़े लिखे हैं वो पढ़ना नहीं जानते, मतलब चाहते ही नहीं है कि हम पढ़े टर्म्स कंडीशन। उनका ब्लाइंड फेथ होता है एजेंट पे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कंज्यूमर को। इसके कारण पॉलिसी ले लेते हैं, लेकिन वो क्लेम प्रोसेस में आने के बाद में डिले होता है, उनके पैसे भी कटते हैं, और जब पैसे कटते हैं तो उनके दिमाग में यही भरा जाता है कि आपको इतना मिलना चाहिए था, आपको तो इतने मिले। कंज्यूमर में एग्जैक्टली सर। सर नवीन जी, मैं आपसे पूछना चाहेंगे, इसमें आप क्या विचार रखते हैं? नहीं, मैं बहुत हद तक सहमत हूँ कि जब कभी भी राइट्स की बात आती है तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। और बिल्कुल जहाँ पे उपभोक्ता के अधिकार है वहां पे उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को जब तक एक आम उपभोक्ता नहीं समझेगा, क्योंकि देखिए हर चीज कानून के ऊपर या सिस्टम के ऊपर नहीं छोड़ी जा सकती है। 140 करोड़ का देश है, और आप जब छोटी छोटी चीजों लेते हो तो जैसे तिवारी साहब ने कहा कि आप एकदम व्यक्तिगत रिलेशन पे एजेंट के ऊपर निर्भर हो जाते हो, और एक त्वरित फायदा देखने के लिए जब आप डॉक्यूमेंट्स पूरे आंख मूंद कर साइन करते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीजें बाद में घातक होती है। तो ऐसे में ये सबसे निवेदन भी होता है, और इसमें एक बहुत बड़ी जागरूकता चलाने की आवश्यकता है कि जो भी मेडिकल ले, खासकर मेडिकल से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसकी बुनियादी जो भी चीजें हैं, अगर मान लीजिए आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो आप उसका ट्रांसलेशन कराएं, लेकिन एक एक बिंदु को अपनी जरूरत के हिसाब से समझें। क्योंकि एक बहुत अच्छा शब्द भी चलता है उपभोक्ता के साथ में, क्रेता सावधान। तो एक उपभोक्ता को हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है ना। ये मेरा इस विषय में कहना है। और किसी पे भी कोई भी सामग्री, मैं पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी चीजें आप लेते हैं आजकल हर चीज का एक डॉक्यूमेंट होता है, गारंटी वारंटी होती है, तो वहां पे केवल आप किसी भी सेल के चक्कर में ना पड़े, डिस्काउंट के चक्कर में ना पड़े। उसके जो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, बहुत हो सकता है थोड़ा सा आधा 1 घंटे का टाइम लगे, लेकिन इनको पढ़ना बड़ा आवश्यक। नमस्कार नवीन जी। ज्योति जी का मैं स्वागत करूंगी सीआरओ की तरफ से और वुमेन्स टीएलआरओ की तरफ से भी। तो ज्योति जी, आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? सबको नमस्कार। सबसे पहला ये बहुत ही एक्टिव एक्टिविस्ट है। हाँ, बताइए। मैंने नवीन जी के अंडर साथ में काम किया हुआ है, तो बहुत उनकी गाइडेंस से बहुत कुछ सीखा भी है, और ये बहुत अच्छा कार्य कर भी रहे हैं। बाकी सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि लोग हिडन टर्म्स कंडीशंस होते हैं जो लोग पढ़ते नहीं है ठीक से, बहुत बारीक पॉइंट होता है, तो वो उस पे का एनर्जी खर्च नहीं करते। सारी चीजें अगर देखा जाए घुमा फिरा कर तो लिखी उसमें बहुत कुछ होती है, लेकिन कंज्यूमर को पढ़ने में अलगर्जी करता है, थोड़ा सा आलस कर जाता है। दूसरी बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी, कभी कभी जो आपके पॉलिसी मेकर्स भी होते हैं, जो आपको साथ पॉलिसी लेके आते हैं, कई बार आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो पॉलिसीज में होती नहीं, तो कस्टमर अट्रैक्ट भी होता है। लेकिन पॉलिसी लेने जाता है तो बाद में कहता है नहीं, उन्होंने तो हमें ये बताया था, तो उसको तो कोई पकड़ेगा नहीं, क्योंकि कस्टमर ने खुद ही कुछ चीजें पॉलिसी में पढ़ी नहीं है, लेकिन वो अट्रैक्ट जरूर हुआ कि पॉलिसी बेच के चला गया वो, और लोग ले भी लेते हैं। उस कंडीशन में क्या किया जाए? ये समस्या तो आती है, वो कहीं ना कहीं बस यही है, इसीलिए हमने बड़ी कंसर्न्ड अथॉरिटीज को यहाँ पर आज
शामिल किया है कि ये समस्या एक बहुत बड़ी विकट समस्या है कि लोगों को पता नहीं होता। तो आज मैं दिनेश जी का बहुत बहुत इसमें धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें डॉक्टर साहब का नंबर दिया और हमसे बात करने के लिए उनको जोड़ा हमारे साथ। तो बस इन्हीं विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। दिनेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर अनम्यूट कर लीजिए अपना फोन। हाँ, मेरी आ रही है आवाज? हाँ जी सर, बताइए। हाँ, मेरा कहना ये है कि हम बाजार से कोई भी सामान खरीद कर लाते हैं, तो अगर खरीद के लाते हैं तो बिल नहीं देता, दूसरे दुकानदार पे जाते हैं वो भी बिल नहीं देता, तो इसके बारे में क्या करें? क्या कंज्यूमर में बिना बिल के हम कंप्लेंट दायर कर सकते हैं? एक तो ये। दूसरा ये कि कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, फोरम के अंदर एडवोकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिना एडवोकेट काम भी नहीं चलता। कंप्लेंट क्या लिखी जाएगी? अगर इसका कोई फॉर्मेट है या कुछ है तो इसके बारे में प्लीज सर बताएं आप, तिवारी जी। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हमें परिभाषा जाननी चाहिए कि उपभोक्ता की परिभाषा क्या है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे तो हम सब उपभोक्ता हैं, सब कंज्यूमर हैं, कोई ना कोई चीज यूज करते हैं, लेकिन उस चीज के लिए अगर मैंने पैसे दिए और रसीद ली तो मैं उपभोक्ता बना। अगर आपके पास पर्ची नहीं है तो प्रिजम्पशन पे आप कंज्यूमर नहीं है। पहली चीज तो ये है, किसी भी तरह से आप एक डॉक्यूमेंट रखें जहां ये शो हो कि आपने वो सर्विस, वो गुड्स परचेज करने के लिए कुछ पैसे दिए, चाहे पूरे दिए, आधे दिए, थोड़े दिए, लेकिन एक डॉक्यूमेंट लिया। दूसरा आपका पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या था गुप्ता जी? आप एडवोकेट। हेलो, कुछ ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम। हेलो, हाँ आ रही है बात सर? हाँ गुप्ता जी। हाँ, एक तो ये था। दूसरा ये था कि वहां हम कोर्ट में विदाउट वकील के ये प्रोविजन डाल सकते हैं। इसके लिए कोई फॉर्मेट वगैरह कुछ है? क्योंकि जनरल पब्लिक वाला नहीं डालते। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो हमारा बेयर एक्ट है उसमें तीसरे पेज पे लिखा हुआ है कि वकील, हमारे वकील भाई जो है ना, वो अलाउड नहीं है, कोई जरूरी नहीं है उनका आना, वो डायरेक्ट आए। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि उपभोक्ता तो चलो ठीक है, एक प्लेन पेपर पे लिख करके कंप्लेंट फाइल कर दे, ठीक है, उसकी तो एडमिट हो जाएगी। अपोजिट पार्टी जो है, विपक्ष जो हमारा है, वो एक से एक बड़े एडवोकेट को लेके आते हैं। हम मना नहीं करते हैं, लेकिन लिखा हुआ है। तो कायदे में ये प्रोसीजर आज की तारीख में बहुत छोटा और सरल होना चाहिए, और इतना लेंथी और इसे सिविल नेचर का बना दिया गया है। सिंपल होना चाहिए और लोगों को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। इसमें अवेयरनेस होनी चाहिए। यस, बिल्कुल। तो इसलिए इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की दोनों में, नए में भी पुराने में भी, एक सिंपल फॉर्मेट दिया गया है जो हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। उसी फॉर्मेट को अगर आप भर के डाल देंगे वो आपका फॉर्मेट सफिशिएंट है, ठीक है। ये तो मतलब है। और आज भी मैं कह रहा हूँ सर, इसकी एक फॉर्मेट की कॉपी आप दे देंगे तो हम सबको सर्कुलेट कर देंगे। मैं कहना चाहूंगी, अगर हमें कोई भी जानकारी होगी तो सर, हाँ हमें तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके। हाँ, हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो बेयर एक्ट है 50 रुपए का पुराना वाला और 110 रुपए का नया वाला, हर जगह अवेलेबल है। आप उसे ले लें। उसमें जितने नए कानून आए हैं, नए प्रावधान आए हैं, आप एक बार उन्हें पढ़ लें और उस फॉर्मेट की फोटोकॉपी करा के रख लो, आराम से भर के देते रहो। या आजकल कंप्यूटर है, उस फॉर्मेट को उसमें डलवा दो, उसके अकॉर्डिंगली प्रिंट आउट लेकर के फाइल कर दो। लेकिन आज के टाइम में कोविड-19 के पेंडेमिक में फिजिकल सबमिशन नहीं हो रहा है। अब आ गया सिस्टम है कि ऑनलाइन करो। तो मेरे जितने वकील भाई है उसमें 90% अगर मैं कर्कड़ुमा कोर्ट की बात करूं तो किसी को नहीं इतना अवेयरनेस ज्यादा है, एक्सपर्ट है कि मैं ऑनलाइन फटाफट फाइल कर दूं या वहां एडमिट एक्सेप्ट हो जाए। आज भी हर जगह हार्ड कॉपी मांगी जाती है,
हर जगह उनको बाहर जाना पड़ता है। अगर ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छा है ऑनलाइन, यस, तो एग्जैक्टली, फाइलिंग का जो फॉर्मेट है बहुत सिंपल होना चाहिए। आप किसी भी कोर्ट का उठा के देख लो, नीचे लोअर कोर्ट से हाईएस्ट कोर्ट का फॉर्मेट इतना कॉम्प्लेक्स और टिपिकल है कि कोई भी एडवोकेट एट अ ग्लांस इमीडिएटली नहीं भर सकता और नहीं फाइल कर सकता। तो ये भी एक है, और इसी कारण कंज्यूमर जो है वो वकील पे डिपेंडेंट है और वकील यहाँ परेशान है। ओके, थैंक यू तो फॉर ये वैल्यूएबल भी एक सिंपल इंफॉर्मेशन। होना चाहिए। सर एक टाइम लिमिट के बारे में और बता दीजिए। टाइम लिमिट के बारे में, हाँ सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि कितने टाइम में हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? हाँ, हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे मीटिंग को। अगर बाय चांस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज ज्वाइन अस अगेन। ओके, इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। नवीन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे उपभोक्ताओं के लिए आप काफी कार्य कर रहे हैं, आपकी संस्था भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जैसे कि मैं भी 2-3 साल से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और कई सेमिनार्स भी हमने अटेंड करे हैं। आप एजुकेशन के लिए भी काफी कार्य कर रहे हैं, जैसे आपने लियोट कॉलेज में, कई कॉलेजेस में भी अपने सेमिनार्स कराए हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हम लोगों को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। मैम, बेसिकली पिछले 11 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। yes, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है पैन इंडिया में है और 24 स्टेट में हमारी प्रेजेंस है। लेकिन बुनियादी बात यही है कि जहां तक जागरूकता की बात है तो लोगों तक अभी सही दिशा में जागरूकता पहुंची नहीं है और लोग जागरूक नहीं। एग्जैक्टली सर। कुछ लोगों तक अगर जागरूकता है भी तो आधी अधूरी है, और आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ठीक है ना। अब जैसे बात आई कि कंज्यूमर फोरम में जनरली हम लोग भी यही बताते हैं कि किसी वकील की जरूरत नहीं है। जैसा तिवारी जी ने बताया कि चलो कंज्यूमर को वकील की जरूरत नहीं है, और जब केस का टाइम आता है तो अपोजिट पार्टी है, मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी की, बहुत बड़ी समस्या आती है। यस जी, तो उसने एक बड़ा वकील भेज दिया। अब उनको एक्स पार्टी कभी कितना 200-500 रुपए लगना है, कंपनी के लिए 200-500 रुपए क्या है। लेकिन एक आम उपभोक्ता जो अपनी सर्विस या अपना व्यापार छोड़कर कोर्ट में जाता है तो उसके लिए तो पूरा दिन बर्बाद होता है वहां पे। तो इस सिस्टम को जो उपभोक्ता का है उसको बहुत सरल करने की जरूरत है। अभी भी जैसे एक CCPA बनाया हुआ है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया, उसके भी पूरे रोल मुझे भी नहीं क्लियर है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है वो है क्या, काम कैसे करेगा उसमें। ठीक है, अलग से अथॉरिटी होगी। दूसरा मेरा कहने का मतलब है कि पूरे देश में लगभग 600 जिले हैं। अगर आप यथार्थ में देखेंगी तो लगभग आधे जिलों में ही कंज्यूमर कमीशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जिसको पहले फोरम बोलते थे, वो काम कर रहा है। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे या तो मेंबर की पोस्ट वैकेंट है या तो प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट है। हालांकि ये काम प्रदेश सरकारों का है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो मार होती है वो आम उपभोक्ताओं तक पड़ती है। अब इसमें भी सुधार करने की जरूरत है। अब बात करूं कि कंज्यूमर हित की जब हम बात करेंगे कंज्यूमर कानून की, तो पूरे देश में ऐसे 12 से 15 मंत्रालय डिपार्टमेंट हैं जो कंज्यूमर की श्रेणी में आते हैं। केवल कंज्यूमर डिपार्टमेंट की कंज्यूमर से नहीं है। जब आप FSSAI की बात करेंगे तो हेल्थ डिपार्टमेंट में आएगा, DGCA की बात करेंगी तो सिविल एविएशन में आएगा, ट्राई की बात करेंगे तो टेलीकॉम में आएगा, IRDA की बात करेंगे तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। तो क्यों ना एक लिंक्ड प्लान बनाया जाए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए। इस विषय पर चर्चा होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और जी, और कंज्यूमर फोरम में भी एक टाइम फ्रेम फिक्स किया जाए, या तो अपोजिट पार्टी का जुर्माना इतना ज्यादा बढ़ाया जाए कि कोई भी एक साधारण कंपनी उस पैसे को देने में सक्षम हो। 200-500 रुपए कंपनियों के लिए क्या है जो लाखों रुपए के वकील खड़ा कर देती है। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं का मनोबल टूटता है, और अगर उनका मनोबल टूटेगा तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता संरक्षण कानून से उनका विश्वास धीरे धीरे कम होता जाएगा। वही चीज मैं कह रही हूँ कि जैसे मैं आपकी संस्था में देखती हूँ ये चीज, क्योंकि ये जैसे लीगली फीस की अगर हम बात करें तो एक कंज्यूमर जिसके पास पैसा नहीं है, एक आम व्यक्ति, वो कैसे अप्रोच कर सकता है। वैसे मैंने आपके संस्था में ये चीज देखी हुई है कि सॉल्व भी हो रही है, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो रही हैं। तो वही चीज है कि हम इसको सरल कैसे बनाएं, इसको पहुंचाएं कैसे अवेयरनेस बढ़ाएं, कैसे लोगों को ये चीज पता चले, क्योंकि सारे लोगों को ये चीज नहीं पता है। तो इस विषय के साथ आज मैं सभी मैडम मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मैडम एक जवाब बताइए। इसमें ये है कि आप जो है DLSC के थ्रू फ्री वकील ले सकते हैं। वही चीज सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फ्रंट ऑफिस खुले हुए हैं, वहां से आपको वकील फ्री मिलेगा। सारा खर्चा भी फ्री होगा, फोटोस्टेट का, टाइप का और फीस का भी सारा। मतलब
कोर्ट फीस का भी, सब चीज फ्री है, तैयार करके केस मिलेगा, वकील चाहो तो वकील भी। आई थिंक तिवारी जी भी कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में। तिवारी जी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, बताइए सर। देखिए, आप यहाँ इस समय दिल्ली से कर रहे हैं। रिक्वेस्ट टू ऑल मेंबर्स, इट इज टेक्निकली टाइमिंग के लिए रिक्वेस्ट है, आप एक बार दोबारा लॉग इन कर लीजिएगा प्लीज। इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू। ओके, थैंक थैंक यू। 5 लाख से कम है वो इसमें DLSA से हेल्प ले। सर बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दी, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी, और जैसे कि नवीन जी भी काफी अच्छे उस पर कार्य कर रहे हैं कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन में। सर थोड़ा सा अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें बताइए ताकि लीगल राइट ऑर्गेनाइजेशन भी जान सके। काफी सालों से आप लगे हुए हैं, आपके सारे सेमिनार्स में देखती हूँ, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हर सिटी में पैन इंडिया पे कर रहे हैं। तो हम भी यही चाहेंगे कि हम भी आपके साथ कोलैबोरेट होके CRO के साथ जुड़े और अच्छा कार्य करें ताकि हर उपभोक्ता को उसके हितों की हम करें। और ये तो आप थोड़ा सा बताइए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सर अनम्यूट कर लीजिए। जी मैडम, बिल्कुल हम लोग काम कर रहे हैं और इसको एक मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। हमारी 3 टियर एक्टिविटीज हैं, एक कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर एजुकेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, और बहुत से केस हमारे भी कंज्यूमर कमीशन में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं आउट ऑफ कोर्ट भी हम लोग उपभोक्ताओं के हित की आवाज को उठाते रहते हैं। अभी देश में सबसे जरूरी अगर किसी प्राधिकरण या सेल की आवश्यकता है तो वो है एक मूल्य का निर्धारण करने वाला कोई ना कोई प्राधिकरण होना चाहिए। हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं, अभी उपभोक्ताओं के हित की हम लोगों ने यहाँ पे बात की, लेकिन हम इस विषय में बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि एक पीने वाला पानी जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे 15 रुपए का मिलता है वो मार्केट में 20 रुपए का क्यों है, वो एयरपोर्ट पे 70 रुपए का क्यों है, वो शॉपिंग मॉल में 50 रुपए का क्यों है, वो रेस्टोरेंट में 100 रुपए का क्यों है। ऐसी बहुत सी, देखिए जब उपभोक्ताओं की अपन बात करेंगे तो 2-3 प्रकार की समस्याएं आती है। एक समस्या होती है एक आम उपभोक्ता की इंडिविजुअल समस्या होती है, एक समस्या होती है जो एक बड़े ग्रुप की समस्या होती है, एक समूह की, जैसे बिल्डर वगैरह के इश्यूज अगर आप लें तो वहां पे एक पूरे रेजिडेंशियल अगर सोसाइटी की बात करें तो लगभग 100, 200, 500 लोग होते हैं। और कभी कभी बात करनी होती है एक बहुत बड़े वर्ग की जिसमें हजारों लोग उस चीज से इफेक्टेड होते हैं। अब हमारा जो संगठन है लगभग हम 24 प्रदेशों में हैं, जिसमें से 7 से 8 प्रदेशों में हम बहुत मजबूती स्थिति में हैं। बहुत से स्कूल सिस्टम को लेकर, हेल्थ के इशू को लेकर और मिलावटखोरी को लेकर बहुत से अभियान हम लोगों ने चलाए हुए हैं। अभी भी जैसे कि बात आई थी बिल को लेकर कि बहुत दुकानदार बिल ही नहीं देख रहे हैं, और जितने दुकानदार बिल नहीं देते हैं उससे 10 गुनी ज्यादा मात्रा में एक आम उपभोक्ता भी बिल लेता ही नहीं है। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो, जब कंज्यूमर बिहेवियर की बात करेंगे, जब हम लोग समझना चालू करेंगे तो एक आम उपभोक्ता भी हमेशा अपनी जिम्मेदारी से बचता है या भागना चाहता है। उन सब चीजों पे भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम कोई भी परचेस करें उसकी गारंटी को देखें, इत्मीनान से उसकी वारंटी को समझें, उस प्रोडक्ट का बिल लें, उस प्रोडक्ट के बिल को जब तक वो चीजें उपयोग में हो रही है रखें। दूसरी एक बात आई थी कि अभी क्या हो रहा है, जो पूरा मार्केट है वो बदल चुका है। इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत था, जब व्यापारवाद की या मार्केटवाद की हम लोग बात करेंगे या उपभोक्तावाद की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स बोलता था कि जब किसी चीज की डिमांड होती थी तो उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती थी और सप्लाई होती थी। लेकिन जो चालाक अर्थशास्त्री है उन्होंने किया क्या, इस मामले को उल्टा कर दिया। अब पहले प्रोडक्ट बनता है, उसकी जबरदस्त ब्रांडिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है और उसकी जबरदस्ती डिमांड पर बनाई जाती है मार्केट में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को खरीदें। हम जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं या हमारे सर्किल के जितने भी लोग इस मीटिंग में को देख रहे हैं, मैं ये मानना चाहता हूं कि हमारे घर में 50 से 60% चीजें ऐसी हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है या साल भर से हमने उनका उपयोग नहीं किया है। लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से और इस पूरे एक जो चकाचौंध का माहौल बाजार में बना दिया गया है, उसकी वजह से आम उपभोक्ता जबरदस्ती मार्केट की ओर खींचा चला जाता है। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो जितने उपभोक्ता हैं उनमें लोहे के गोल डाल दिए हैं और बाजार को चुंबक बना दिया गया है। ऑटोमेटिक आकर्षण होता है, बहुत शानदार लाइट्स होती हैं, बहुत सुंदर दुकानें होती हैं, शोरूम होता है और तरह तरह के विज्ञापन अलग अलग साधनों के माध्यम से आते हैं और आम उपभोक्ता उन चीजों के प्रति खिंचा चला जाता है और उस सामान को खरीद लेता है। तो यहाँ पे ग्राहक की जो जागरूकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी प्रशासन या सरकारें हैं, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसियां हैं, वहां पे भी मैन पावर को बढ़ाना होगा, ताकि जैसे मिलावटखोरी वाली चीजें हैं। अब आप देखिए, इतनी बड़ी पेंडेमिक में रोज रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन पकड़े जा रहे हैं, खुलेआम पूरे देश में कालाबाजारी हो रही है। कहाँ है सिस्टम? कौन मॉनिटर कर रहा है? ऐसे लोग कहाँ जा रहे हैं? जब इस कालाबाजारी में ये हाल है, तो आप सोचिए नॉर्मल दिनों में कितनी करोड़ों अरबों रुपए की दवाइयां एक आम उपभोक्ता को नकली मिल रही हैं, या एक्सपायर्ड मिल रही हैं, या जरूरत से ज्यादा महंगे दामों पे मिल रही है। तो जब इसेंशियल चीजों का ये हाल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आम उपभोक्ता को भी अपने अधिकारों के बारे में सोचना पड़ेगा और उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वही चीजें हैं, तो यही चीजें हैं। सत्येंद्र जी कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं, आज हमारे साथ ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। सर आप अपने बताइए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि पीएन तिवारी जी से, और साथ में जैसे डीएलएसए के जो सीनियर एडवोकेट गुप्ता जी बैठे हुए हैं, कि एक केस 2013 में था जो 2017 तक चला, और तब जाकर ये पता लगा कि वो जुडिक्शन में ही नहीं है। ये मेरे किसी जानने वाले का ही केस है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, नोएडा का ही केस है। जुडिक्शन क्या थी कि वो 27 लैक्स का प्रॉपर्टी थी, जिसमें वो 15 लाख रुपए दे चुका था। तो उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे कि भाई जो उसकी जुडिक्शन मानी जाएगी वो 27 लाख मानी जाएगी, और पिछले 1986 कंज्यूमर एक्ट की वजह से, क्योंकि 20 लाख तक की लिमिट होती थी, तो उसको यहाँ से कि मतलब डिसमिस कर दिया गया। जो ऑर्डर आए उसको हायर अथॉरिटी के लिए, मतलब स्टेट फोरम के लिए बोला, जो अभी कमीशन हो गई है। तो उन्होंने स्टेट में फाइल किया इस चीज को, पर 3 साल से इस केस में सिर्फ डेट लग रही है। बाकी अपोनेंट पार्टी की तरफ से भी रिप्लाई सबमिट नहीं किया गया है। और मतलब तो इसका मतलब किस तरह से समाधान किया जाना चाहिए, किस तरह समाधान हो पाएगा? इसके फोरम के साथ, स्टेट कमीशन के साथ रिक्वेस्ट की जाए। अपोजिट पार्टी जवाब नहीं दे रही है, उसमें हैवी पेनल्टी लगाएंगे। सब वॉइस क्लियर नहीं थी। हाँ, इसमें जो है ना, आप जो है रिक्वेस्ट करें फोरम के सामने, कमीशन के सामने, इस पे पेनल्टी लगाई जाए। अगर ये नहीं आता है या जवाब टाइम से, पहली बार गवर्नमेंट की ज्यादा पेनल्टी लगे, फिर भी जवाब नहीं और ज्यादा बढ़ा, तो अपने आप जवाब वैसे वसूल हो जाएगा। बट सर, जब वो 3 बार से नहीं आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको तो एक्स पार्टी कर देना चाहिए था। बट फोरम इस चीज को बहुत डिले की जा रही है, जबकि स्टेट कमीशन यहाँ मतलब जैसे लखनऊ है, उत्तर यहाँ की, नोएडा की, तो ये तो मतलब बहुत प्रॉब्लम वाली चीज है। तो और 3 बार से बंदा नहीं आ रहा है, और उसके बाद भी अगर उसको बिल्डर को टाइम दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे कानून में कमी है। नहीं, लॉकडाउन पीरियड से है ना, लॉकडाउन पीरियड से अलग की बात करो आप करीब पीरियड ऊपर से इंस्ट्रक्शन है सुप्रीम कोर्ट। तो क्या सर इसके लिए लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप इसके लिए रिक्वेस्ट, गुप्ता जी आपकी आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रही। गुप्ता जी आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रही है। हाँ सर, थोड़ा अपनी आवाज को सर आप बता दीजिए। हाँ, पीएन तिवारी जी बता देंगे। तिवारी जी बताइए। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो यह है कि हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में इस समय 10 फोरम है, और 10 फोरम में एक्ट के हिसाब से 30 लोग होने चाहिए, जबकि टोटल वहां पे 3 लोग काम कर रहे हैं, एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर। और इस समय ना अपॉइंटमेंट 2 साल से हुई है और ना हो पा रही है, और इस समय एक ही स्टैंप लग जाती है कि कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले टाइमली ये अपॉइंटमेंट होनी चाहिए थी। और इस चीज को उठाने के लिए क्योंकि दिल्ली में कोई एनजीओ ऐसी नहीं है जो इस चीज को उठाए, ऐसे कोई एडवोकेट बॉडी नहीं है जिन्होंने एक्टिवली इस चीज को मिनिस्ट्री तक परस्यू किया हो, ताकि अपॉइंटमेंट चाहे फोरम की हो चाहे स्टेट कमीशन हो। तो सबसे बड़ी बात एक तो ये आती है कि वैकेंसी एग्जिस्ट होती रहती है, और कोई खास करके दिल्ली में गवर्नमेंट जो है इस कंज्यूमर एक्ट की तरफ ध्यान नहीं देती है। नंबर 2, सर कहीं ना कहीं हाँ मैं बता रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। दूसरा ये है कि जो कंज्यूमर में जब मेंबर थे
उस समय दिल्ली ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां 25,000 रुपए देते थे, यूपी में 90,000 है, बिहार ऐसे, झारखंड ऐसे 60 और 90,000 है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का मॉडल कोड आया था, उसके अंदर इमीडिएटली इंप्लीमेंट हुआ था पे का। पंजाब ने किया, टोटल 7 स्टेट्स ने ये अडॉप्ट किया रूल को, और जब 25 से 15,000 से 90,000 और 60,000 दिया। क्यों? उसमें प्रोविजन था कि उस स्टेट में जो डिप्टी सेक्रेटरी आज अपॉइंट होगा उसकी जो सैलरी होगी वो एक मेंबर की होगी और उसी का उसे स्टेटस मिलेगा। लेकिन हमारे दिल्ली में इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए ये चीजें यहाँ पे कंटिन्यूस एक अवेयरनेस करना, एक उनके डिपार्टमेंट को फॉलो करना, उसके लिए कोई बॉडी होनी चाहिए। और जब पैसे नहीं पूरे मिलेंगे 25,000 रुपए के लिए आज की डेट में, और वैकेंसी होती नहीं है, तो लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। और इसीलिए डेट जो है 6 महीने 1-1 साल की जा रही है, जबकि एक्ट में तो लिखा है कि 90 दिन में कर दो। आप इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी फैसिलिटी एज पर कोर्ट प्रोवाइड कर दो। मैं गारंटी देता हूं कि 60 दिन के अंदर नोटिस आपको सर्व करने के बाद केस डिसाइड कर दूंगा। लेकिन ये इंप्लीमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। उसी तरह से एग्जांपल आपके सामने है, आज दिल्ली का ही देखो, हर कोर्ट के अंदर कोविड के केसेस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन किसी एडवोकेट ने आज तक ये एक एप्लीकेशन फाइल नहीं की कि सर 500 और 1000 बेड के आईसीयू तो बन गए, उनको मैनेज कौन करेगा? टेक्नीशियन आपके पास नहीं, डॉक्टर्स आपके पास नहीं, नर्सेस आपके पास नहीं। कोई एक डॉक्टर जो है ना, वो चद्दर थोड़ी बिछाएगा, कोई उसका ऑक्सीजन सिलेंडर थोड़ी चेंज करेगा, उसके लिए एक पूरा स्टाफ चाहिए। तो ये चीजें अपॉइंटमेंट करने के लिए भी तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। अप्रोच, इम्प्लीमेंटेशन, अवेयरनेस, ये सारी चीजों की कहीं ना कहीं कमी है सर। और रिलेटेड केस के हिसाब से आज अगर मैं मेडिकल का केस फाइल कर रहा हूँ कोर्ट के अंदर, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये केस मैं कैसे आगे ले जाऊंगा। इमीडिएटली आपने है ना रिट फाइल कर दी, चलने दो, ऐसे नहीं केसेस चलते हैं। और आपके मैटर में यह है कि जब तक वैकेंसी पूरी नहीं होगी, जब तक प्रॉपर आप विजिलेंट नहीं होगे, तब तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। और इस समय तो भूल जाओ, ये तो 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में कहीं कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। एक सवाल मेरा नवीन जी से भी है, 1.5 साल तक अभी ये मतलब निकल गया, 6 महीने अभी और निकलेगा, क्योंकि थर्ड वेव आ रही है, कहीं फिजिकल एक्टिविटी शुरू नहीं होगी। उसके बाद ही यही है कि अगर स्पीडी रिड्रेसल चाहिए तो आप ही लोगों को, एनजीओज को विजिलेंट होना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ काम हो पाएगा। नहीं तो एक सवाल, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी मेरे को आ रही है आवाज आपकी। आपका सवाल किससे है? एक सवाल मेरा नवीन जी से है कि जिस तरह वो कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो रन कर रहे हैं उसमें उपभोक्ताओं की आवाज को उठाते हैं, अगर कोई वहां पर एग्रीड पर्सन आता है तो वो मतलब किस तरह से रिड्रेसल दिलाते हैं? मतलब एक प्रोसीजर क्या है एक कंज्यूमर को किस तरह से न्याय दिलाते हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? देखिए, बीइंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि हमारे 3 प्रकार के मेन रोल है। एक, हम कंज्यूमर को अवेयर करते हैं, दूसरा कंज्यूमर एजुकेशन, और तीसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आपका जो सवाल है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, या हमारी जो लोकल बॉडी है, उनके थ्रू हमको कंप्लेन आती है। अब कंज्यूमर कमीशन या कंज्यूमर फोरम का हाल आपको पता है कि उनकी स्थितियां क्या हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान ये चाहता है कि मुझे कम से कम सुना तो तुरंत जाए, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसियों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको बैठ के सुने और आपकी दुख दर्द तकलीफ को समझे। हमारा पहला रोल होता है कि हम उनको सुनते हैं, उनके पास जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम मेल के थ्रू मंगाते हैं। उन पूरी चीजों को कलेक्ट करने के बाद हम जो अपोजिट पार्टी है उसको एक लेटर इशू करते हैं कि भाई ऐसी ऐसी कंप्लेन आपकी आई हुई है और आपका इस विषय में क्या कहना है। जो अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का अनुभव रहा है कि लगभग 60 से 65% केस जो होते हैं वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की कोई, देखिए, एक आम कंज्यूमर की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। बहुत ऐसे कम केसेस हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े इशू आते हैं, जैसे मेडिकल नेग्लिजेंसी का हो गया या बिल्डर्स का हो गया।
अब बिल्डर्स की जहां पे बात करेंगे तो वो तो पूरा एक माफिया का रूप ले चुका है, ठीक है ना। वो इतना बड़ा सिंडिकेट है कि एक दो कंज्यूमर के चिल्लाने से वहां पे कुछ होने हवाने वाला है। तो हमारी जो हायरार्की है जो इसमें काम करने की, हमारे साथ जो एडवोकेट असाइन है, हम उनको एक नोटिस भेजते हैं। उस नोटिस का अगर जवाब आ गया, कहीं ना कहीं कंज्यूमर अगर कंपनी के द्वारा दिए गए रिलीफ पर संतुष्ट है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको हम लीगल ले जाते हैं, लीगल नोटिस इशू करते हैं। क्योंकि इस एक्ट में एक बहुत अच्छी बात है कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एक उपभोक्ता के बिहाफ में भी कंज्यूमर कमीशन में केस भी फाइल कर सकता है और लड़ाई भी लड़ सकता है, और ऐसे बहुत से केस हम लोग अभी लड़ रहे हैं। तो ये एक हमारा सिस्टम है। और अभी हम लोगों ने इस साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस पर दिल्ली में एक कैंपेन लॉन्च की है, ग्राहक बोलेगा के नाम से। अभी तक हमारी जो कैंपेन चल रही थी वो अवेयरनेस में चल रही थी, बिल लेके देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बड़ा मैटर हमारे सामने आया था कि लोग बिल नहीं लेते हैं। तो हम लोगों ने उसमें बहुत से 5 साल में हजारों सिग्नेचर कैंपेन वर्कशॉप वगैरह किया। अब इस साल हम ग्राहक बोलेगा अभियान की शुरुआत किए हैं, जिसमें ये आपको बोलना पड़ेगा। ग्राहक जब चुप हो जाता है तो कहीं ना कहीं व्यापारी धीरे धीरे सिंडिकेट बनता है, माफिया बनता है। और अगर मैं कहूं कि अब ऐसे व्यापारी जो मिलावटखोरी कर रहे हैं वो आतंकवादी हो गए हैं, तो कोई बहुत बड़ा गुरेज नहीं है। क्योंकि अगर मिलावटी चीज खानों से कहीं ना कहीं जहरीली शराब पीने से 100 लोग 50 लोग मर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का नरसंहार है। और इतने ही लोग आतंकवादी हमले में भी मारे जाते हैं। तो इस देश में जो मिलावटखोरी उसके कानून बहुत कड़े कर दिए गए हैं, आजीवन कारावास कर दिया गया है, 10 लाख तक की पेनल्टी कर दी गई है। लेकिन रोज ऐसी खबरें आ रही हैं, तो जो एक इन्फोर्समेंट की कमेटी है, जो एक सिस्टम है, जो ऑफिसर्स हैं, उनके हाथ में और पावर देना होगा, ताकि तुरंत सैंपलिंग की कलेक्शन हो, तुरंत उसको लैब में भेजा जाए। देश में मुझे ऐसा लगता है कि हर डिवीजन पर कम से कम फूड टेस्टिंग लैब की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और अगर लोकल जगह पे लैब होगी तो उसके सैंपल तुरंत कलेक्ट हो पाएंगे, तुरंत पास या फेल हो पाएंगे। तो अभी इस मुहिम में, ग्राहक बोलेगा मुहिम में, अभी हमारा एक लाइव प्रोग्राम भी हम लोगों ने सेटअप कर लिया है, शायद अगले हफ्ते से वो चालू हो जाएगा, जिसमें ऑनलाइन जो कंप्लेनर होगा वो आएगा उस पेज पे और अपनी जानकारी को बताएगा, जिससे एक आम उपभोक्ता है उस पूरी केस स्टडी को समझे, लाइव देखे। वहां पे हमारे लीगल एक्सपर्ट भी होंगे जो उनको राय देंगे, क्योंकि अभी कंज्यूमर फोरम फिजिकली वर्किंग नहीं है। तो हम कुछ ऐसा सिस्टम भी दिखा रहे हैं कि ऑनलाइन कंप्लेन भी अगर जो हमारे पास आए तो उनके बिहाफ में हम कोर्ट में फाइल कर पाए। दूसरा, एक संगठन होने के नाते हमारा काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने साथ जोड़ें और जो बड़े ग्रुप के इशू हैं उनके ऊपर हम दबाव बनाएं। एक संगठन का बेसिकली काम ही यही होता है कि वो जनता के हित के मुद्दे या उपभोक्ताओं के हित के मुद्दों को लेकर सरकारों पे, प्रशासन पे, व्यापारियों पे दबाव बनाए। मेरा इसमें कहने का मतलब ये नहीं है कि हर एक व्यापारी गलत है। देखिए, व्यापार एक बहुत पुण्य का काम है और व्यापार होना चाहिए। व्यापार से ही पूरी इकोनॉमी फिक्स होती है इस देश की और इस दुनिया की। लेकिन कहीं ना कहीं पे जब नियत में खोट आ जाती है कि ज्यादा पैसे कमाने के लालच में जब चीजें गलत आती हैं, तो ऐसी जगह पे एक आम उपभोक्ता को बोलना पड़ेगा, क्योंकि चीजें बहुत सी गलत होती चली जा रही है। और ऐसा नहीं है कि चीजें गलत होने में केवल व्यापारी वर्ग का ही बस आता है, कहीं ना कहीं उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार है। वो कई बार खुद सावधान नहीं होता है, गलतियां करता है। तो ऐसी स्थिति में ये सोचने की आवश्यकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने घर पे लाके न रखें, हम उन्हीं चीजों को खरीदें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। उन चीजों का हम उपयोग करें और जब वो खराब हो जाए तभी हम नई चीजों की ओर बढ़े। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। हमारे बीच में कुछ सीनियर लोग भी हैं कि पहले जमाने में क्या होता था, इंसान के पास 2 जोड़ी कपड़े होते थे। एक जोड़ी कपड़ा वो पहनता था तो दूसरा धोकर सुखाता था। फिर कभी बरसात हो गई तो बड़ा टेंशन आ जाता था उनको कि अब पानी गिर गया है, कपड़ा सूखा नहीं है, तो हम क्या पहने। लेकिन हम सभी की आज वार्डरोब में 100 जोड़ी कपड़े हैं और समस्या यही है कि हम क्या पहने। ये विज्ञापनवाद है, ये उपभोक्तावाद है। और कहीं ना कहीं अब एथिकल बिजनेस की जरूरत है। व्यापार तो हो रहा है, अच्छा बुरा ठीक है, लेकिन वो व्यापार मर्यादित कैसे हो, इस विषय में भी हम सबको सोचने की और काम करने की जरूरत है। ओवर टू यू नीतू। नीतू जी, ओवर टू यू। आप हैं? हेलो। नवीन जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे आपने अभी मिसलीड एडवर्टीजमेंट की बात कही, तो जैसे ये एडवर्टीजमेंट मिसलीड करने वाले होते हैं,
तो उसमें जैसे कंपिटेंट अथॉरिटीज भी बनी हुई है, लॉज भी बने हुए हैं, हम एनजीओ के माध्यम से और सीआरओ के माध्यम से इसको किस तरीके से रिड्रेसल, कोई अगर हमारे पास उपभोक्ता आता है तो हम कैसे उसको रिड्रेसल दिलवा सकते हैं, या कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्या कंपिटेंट अथॉरिटीज हैं, तो आप थोड़ा सा मुझे बताइए। बिल्कुल मैडम, इसमें दो चीजें समझने की बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है कि जहां तक न्याय की व्यवस्था है तो न्याय में चाहे आम उपभोक्ता हो, चाहे उपभोक्ता का समूह हो, चाहे उपभोक्ता संगठन हो, जाना तो उनको कोर्ट ही पड़ेगा अगर कोई चीज लीगल होती है तो, ठीक है ना, चाहे हम हो चाहे साधारण उपभोक्ता हो। अब जहां तक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की बात है तो वहां पे सचेत होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पूरा का पूरा एक माया जाल फैलाया जा रहा है कुछ चीजों में, जैसा कि अभी FSSAI की भी गाइडलाइन आई कि आप 100% शुद्ध नहीं लिख सकते हो, लेकिन बेधड़क से आप आए दिन देखिए जितने चैनल्स हैं वहां पे, जितने फेसबुक के एड्स हैं, सब जगह 100% नेचुरल चीजें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें क्रेता को सावधान होने की जरूरत है कि कोई भी प्रोडक्ट को केवल एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से न ले, और अगर ऐसी कोई भी शिकायत है तो वो हमारे पास तक लेके आए, हम उसका संज्ञान लेंगे, संबंधित अधिकारियों के पास बात को पहुंचाएंगे, और जितना हो सकता है, जैसे ये फोरम एक्टिवेट होती है इस पेंडेमिक को खत्म होने की, हम सब दुआ कर रहे हैं जल्दी से जल्दी खत्म हो, और अगर नहीं भी होती है तो कम से कम हम डिपार्टमेंट को ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के बारे में देखें, ऐसे भ्रामक विज्ञापनों को रुकवाने का पूरा प्रयास करें। ज्योति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जैसे कि आप कंज्यूमर्स के लिए काफी अच्छा कार्य कर रही है, अपनी सोसाइटी में भी कर रही हैं, और अभी आपने ज्योति जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज पहले। अभी आपने सेक्टर 50 में एक मुद्दा उठाया था RWA के, उसके न्यूज़पेपर में भी आया था, आपने कंपिटेंट अथॉरिटी से भी बात करी थी हॉर्टिकल्चर में, तो आप मुझे बताना चाहेंगी थोड़ा सा ब्रीफ? आपकी आवाज थोड़ी बीच में ब्रेक हो गई थी, तो आपने बीच का पॉइंट क्या बोला, मुझे दोबारा रिपीट मैंने आपसे ये पूछा था कि जो आपने अभी RW में एक मुद्दा हुआ था रिलायंस टावर से रिलेटेड, तो कंपिटेंट अथॉरिटी में आपने कंप्लेंट जाके खुद करी पूरी सोसाइटी में, RW से भी आपने सोसाइटी करी, पर वहां पर उन्होंने नहीं सुनवाई करी। उसके बाद आपने कंपिटेंट अथॉरिटी से बात करी, हॉर्टिकल्चर के सीनियर ऑफिसर्स थे, तो कहाँ आपको मैंने गड़बड़ी नजर आई? कैसे मैं अथॉरिटी गई, मुझे हाँ एक्चुअली जब मुझे ये पता चला कि जो हम RW को कमीशन बनाते हैं, वो इलेक्ट करते हैं, उसका एक RW का पर्सन चूज करते हैं कि वो हमारी एक कलेक्टिव वॉइस बन के अथॉरिटी तक पहुंचेगा, लेकिन ये बीच की सारी जो गेम हो जाती है, अथॉरिटी तक जो बात पहुंचती है वो अलग पहुंचती है। लोगों को लगता है कि जब हमने RW को जो बात मेंशन करी है, हमारी वो बात RW ने आगे अथॉरिटी में दे दी, और RW के पास जब हम जाते हैं तो हमें बोलते हैं कि हमने बात करी, अथॉरिटी ने मना कर दिया। बट एक बार जब मुझे अगर कंज्यूमर नजर आई कि जो कैसे आपको इस चीज पे आप कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगी? मैं इसी चीज पे इम्प्लीमेंट मैं ये चाहती हूँ कि लोग खुद उठकर, अगर आपको लगता है कि जैसे हमारी एक आदत होती है अगर हाई कोर्ट का उसमें हार गए तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, तो उसी तरह लोगों के अंदर ये भी चीज होनी चाहिए कि अगर आपने अपनी कंसर्न अथॉरिटी को कोई बात करी है और वो बात आगे तक नहीं जाती, तो आप वहां शांत होकर ना बैठे, आप खुद स्टेप लेके खुद अथॉरिटी पहुंचे और वहां पे जाके मुआयना करें कि एक्चुअल में बात वहां पहुंची है कि नहीं। मैंने तकरीबन केसेस में ये देखा है कि मैं अगर 10 बार ही गई हूँ तो 10 बार ही मुझे ये पता चला कि हमारी अथॉरिटी ने उन्हें कुछ और रिपोर्ट किया है जो कि हमने नहीं कहा, और वो जो रिपोर्ट हमारे पास लेके वो हमारे हमेशा पब्लिक के अगेंस्ट होती है कि आपका काम अथॉरिटी ने मना कर दिया, पर ऐसा नहीं है। अथॉरिटी आपका काम करना चाहती है, बट उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, और अगर राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो फिर उनको पता है पब्लिक उठ के इनिशिएटिव नहीं लेती है, वो इसीलिए उसी चीज को दबा दिया जाता है, चाहे वो अथॉरिटी दबा दे तो चाहे कंसर्न हमारा जो बंदा है वो निकाल दे। तो मेरे ख्याल से हर कंज्यूमर की बहुत जरूरत है, किसी ना किसी सोर्स से, किसी मीडियम से, किसी एनजीओ के माध्यम से, जैसे कि हमारी कंसर्न अथॉरिटीज हैं, इनकी सहायता से हम लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं नवीन जी से एक रिक्वेस्ट करूंगी, नवीन जी आप जो हमारे जो जितने भी कंसर्न पार्टी, जितने भी कंसर्न लोग हैं, या हमारे जो आज की डेट में जो युवा बच्चा पढ़ रहा है स्कूल कॉलेजेस में, आई थिंक ये सबके लिए एक मैंडेटरी चैप्टर होना चाहिए कंज्यूमर राइट, कि आपके राइट्स क्या हैं, क्योंकि अगर हमारी आज की जनरेशन इस चीज को सुधर जाएगी तो मेरे ख्याल से काफी समस्याएं अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो उठ के खुद
अपने इनिशिएटिव लेना शुरू कर देगा, क्योंकि आज की डेट में तकरीबन लोग जो हैं वो कंसर्न अथॉरिटी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जा रहा। लेकिन अगर आपको खुद ही पता, आजकल इतनी चीजें इजी हो गई हैं कि आप अगर अभी ऑनलाइन भी अगर कंप्लेंट करते हैं तो कोई सुनवाई होती है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं, आप ऑफिस में बैठ के भी उस चीज की कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ट्वीट करना, ये सब चीजें करना, आज की जनरेशन के अंदर ये चीजें जागरूक करनी पड़ेंगी कि आप बैठे बैठे भी चीजें कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो थोड़ी सत्ता में आ जाएंगी कि हाँ, हमें अब एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब पढ़े लिखे लोग और ये जागरूक लोग खड़े हो रहे हैं। उसके लिए मैं नवीन जी आपसे चाहूंगी कि आप अपने एनजीओ के माध्यम से इस चीज का प्रचार करना शुरू करें, ताकि लोगों के अंदर चीजें आए और आई थिंक स्कूल और कॉलेजेस में जा जाके बच्चों के लिए ये अवेयरनेस फैलाई जाए। थैंक यू सो मच। मेरे साथ आप क्या कहना चाहिए? जी जुड़े हुए हैं। पीयूष गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है? नवीन जी बताइए, आप ज्योति जी की बात से कितना सहमत हैं, बताइए। नहीं, मैं ज्योति जी की बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि लगभग इस देश की अगर आप बात करें तो 140 करोड़ के आसपास की आबादी है और हर एक इंसान कंज्यूमर है। और आजकल छोटे छोटे बच्चे कंज्यूमर हो रहे हैं। हम लोग घर पे बैठते हैं कि बेटा ये ले आ, ये ले आ। तो ये जो यंग जनरेशन है, और ये शिक्षा पाठ्यक्रम में होना चाहिए। पता नहीं हम लोग क्यों डरते हैं, चाहे जब महिलाओं की जब बात होती है उसके लिए, या उपभोक्ता शिक्षा के लिए, सेक्स एजुकेशन के लिए। अभी ये सब चीजों की बातचीत होना इस समाज में और विद्यालय में, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वहां पे खुली डिबेट होना जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब तक इन सब चीजों में खुल के बात नहीं होगी, एक बुनियादी रूप से बच्चों को हो, चाहे हमारी बच्चियां हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, उनको ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा उपयोग चाहे ऑनलाइन शॉपिंग का आप देखिए, बच्चे ही जो यंग है हमारे 18 के एज के लोग हैं, सब वही सब कर रहे हैं। तो मैं ज्योति जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ, और इस विषय में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम लोगों ने लगभग 300 सेमिनार पूरे भारत में स्कूल कॉलेजों में किए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के साथ भी मिलकर, FSSAI के साथ भी मिलकर। अभी हमारा ट्राई के साथ डेवलपमेंट चल रहा है, IRDA के साथ हम लोग इस पूरे मुहिम को और आगे बढ़ाने हैं। और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि इस संगठन में अब हम एक वुमेन विंग और एक यूथ विंग भी चालू कर रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा यूथ को हम अपने साथ कनेक्ट कर पाए और इस मूवमेंट को बड़ा कर पाए। अब मैं इसी पे बताइए, कहना चाह रहे हैं जैसे ऑनलाइन हमारे सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज हमारे लीगल राइट ऑर्गेनाइजेशन और CRO के कोलैबोरेशन से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और अपना कीमती समय दिया। इसी सब चीजों के साथ मैं ये खत्म करती हूँ डिबेट सेशन, और इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू। कि अपने हक के लिए ग्राहक